गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम एमएसटी टारगेट एचएसएससी। आज हम आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेके आए हैं कि हमारे देश का जो संविधान है आज हम वो करेंगे, क्योंकि इसकी भी एचएसएससी के अंदर हरियाणा पुलिस में 6 से 8 नंबर के रहती है इंडियन पॉलिटी। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री की जो हमारी एक दो क्लास रहती है वो हम आगे करेंगे, और आज हम भारत का संविधान करते हैं। देखिए, संविधान को जो इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और संविधान दो शब्दों से बना होता है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है इक्वल यानी बराबर, और विधान का मतलब होता है लॉ एंड रूल, यानी संविधान का मतलब होता है सबके लिए समान रूल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, और कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है शासन का नियम यानी सिद्धांत। संविधान के व्यवहारिक रूप को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। और संविधान के शुरू में जो भाग थे 22 थे, अब 25 भाग हैं, और आर्टिकल जो अनुच्छेद थे वो 395 है। अब कै को मिलाकर 470 है अब, और अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अब 12 अनुसूचियाँ हैं। आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है वो पुलिस यूज़ करती है 1860 के तहत, और सीआरपीसी जी है ये कोर्ट यूज़ करता है 1773 के तहत। तो भाग 1 जो है संघीय उसका राज्य क्षेत्र, जो भाग 1 है भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। और अनुच्छेद 1 में जो है भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है, संघ का मतलब होता है कि भारत का कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। संघ का मतलब कि जैसे कि आप मान लो भारत का जो कोई भी राज्य अगर अलग होना चाहे, अलग देश बनाना चाहे, किसी कंट्री में जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता। और राज्यों को जो है पहली अनुसूची में रखा गया है। भारत में 3 तरह के राज्य हैं: राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित राज्य। अर्जित या राज्य का मतलब होता है अगर भारत किसी बाहर के देश को, बाहर की कंट्री को अगर भारत में मिला लेता है तो उसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 2 में संसद यानी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से जो भारत किसी भी बाहर के क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। और अनुच्छेद 3 में जो है किसी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति यानी राष्ट्रपति को बताकर हम किसी भी राज्य का क्षेत्र, नाम और सीमा बदल सकते हैं। और अनुच्छेद 4 में जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी बदलाव होंगे वह अनुच्छेद 368 से बाहर के जाएंगे। अनुच्छेद 368 में क्या है कि अनुच्छेद 368 में है कि जैसे भी संविधान में कोई संशोधन होता है वो 368 में माना जाता है, लेकिन जो भी अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी बदलाव होंगे तो वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। उसके बाद में आता है जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत जो है रियासतों में बटा हुआ था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 लोगों को उन रियासतों को भारत में मिलाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। वो कौन कौन थे? सरदार पटेल, वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन। 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में नहीं रहना चाहती थी, पाकिस्तान में जाना चाहती थी: हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन के ज़रिए मिलाया गया था। पोलो ऑपरेशन के ज़रिए एक मतलब ये है कि अगर वहाँ पर हैदराबाद के अंदर इंडियन था राजा, और जो राजा कहेगा वही जनता करेगी, तो पोलो से ऑपरेशन के ज़रिए मिलाया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के ज़रिए मिलाया गया था। जनमत संग्रह का मतलब है कि राजा मुस्लिम था और जनता जो है वो भारतीय थी। अब जनमत संग्रह का मतलब राजा तो पाकिस्तान में जाना चाहता था और जनता भारत में रहना चाहती थी। तो पंडित सरदार पटेल ने क्या किया कि सरदार पटेल ने राजा से कहा कि हम जनमत संग्रह करवा लेते हैं, यानी जो भारत में रहना चाहेगा वो भारत में रहेगा, जो भी मतलब जो भारत में ज़्यादा रहना चाहेंगे तो भारत में रहेंगे, और अगर आपको पाकिस्तान में जाना है तो आप जा सकते हो। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के जरिए मिलाया गया था। विलय पत्र यानी जिस समय रियासतें भारत में रह रही थी उस समय विलय पत्र था, जिसके ऊपर जो भी रियासत यहाँ रह रही थी उसके साइन हो रहे थे, सिग्नेचर हो रहे थे। तो जो जम्मू कश्मीर ने मना कर दिया था पहले, तो जब चीन ने हमला करना शुरू किया तो जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो सरदार पटेल के पास में आता है और कहता है साहब हमें बचाओ। तो सरदार पटेल कहते हैं कि आप विलय पत्र पर साइन कर दो, हम आपको
हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। अब भारत पाकिस्तान को बांटने वाली रेखा रेड क्लिफ का लाइन कहलाती है। 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए समिति बनाई गई, एस के आयोग। इसके लिए मना कर दिया था। इस समिति ने कहा था कि भारत को भाषाई आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन इसके लिए मना कर दिया था। 1948 में फिर जेवीपी समिति बनी। जेवीपी समिति का मतलब है, जे का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया और पी का मतलब है सरदार पटेल। इस समिति को भी अस्वीकार कर दिया था। 1951 में फिर ABCD में राज्यों को बांट दिया गया था, यानी ब्रिटिश रियासत, देशी रियासत, कमिश्नरी और यूनाइटेड स्टेट। इसके आधार पर देश को बांट दिया था 1951 में। अब देखिए, पहले एक मद्रास राज्य था जो आज तमिलनाडु और तेलंगाना है। मद्रास जो है, इसमें एक तो तमिल लोग रहते थे, तमिल भाषाई, एक तेलुगु भाषाई लोग रहते थे, तो इनके आपस में बनती नहीं थी। 1952 में पेट्टू श्री रामुलु ने तेलुगु भाषाई के लोगों और तमिल भाषाई लोगों को अलग करने की मांग की थी, और ये 56 दिन की हड़ताल पर बैठे थे और उनके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब देखिए, जो लोगों को लगा कि ये कैसी सरकार है, ये तो कट्टर सरकार है, तानाशाही सरकार है, तो इस कारण 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बना दिया गया। क्वेश्चन में अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर पहला जो राज्य के भाषाई आधार पर कौन सा बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश बनाया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद में फजल अली आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। फजल अली आयोग का जो दूसरा नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसने भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। फजल अली आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, और जो दादर नगर हवेली और दमन और दीव है, इनका विलय कर दिया गया है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। हमारे देश में एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। कानूनी अधिकार मिलते हैं इससे, वोट डालने का अधिकार मिलता है इससे, और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं इससे। नागरिकता शब्द का पहली बार प्रयोग अरस्तु ने किया था। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी अगर आप जन्म से भारतीय हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, या फिर आपके माता पिता भारतीय थे तो भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी आपको। यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से अगर आप भारत में रह रहे हो तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी आपको। अनुच्छेद 6 में क्या था कि इसके अंदर देखो, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, मतलब संविधान बन गया था हमारे जो इंडिया है। अब ये तो था नहीं भी हाँ कोई भी पाकिस्तान से आए और मुंह उठाकर कभी भी आकर रहने लग जाए। तो इससे क्या किया गया कि एक डेट फिक्स कर दी गई कि 19 जुलाई 1948 परमिट रूल कहा गया इसे। यदि आप 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ गए तो आपको भारत का नागरिक यानी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप भारत के 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर भारत में आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और आपको 6 महीने दिए जाएंगे उसके बाद में, और फिर नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया कि अब देखो, जो भारत में रह रहे लोग वो पाकिस्तान चले गए, अगर उनको पाकिस्तान भी सूट नहीं किया और फिर वो दोबारा भारत में आए तो उनके लिए भी परमिट रूल जारी कर दिया गया। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो बाद में रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाना होगा और 6 महीने का वेट करना होगा। अनुच्छेद 8 में कह दिया गया कि जो विदेश में रह रहे लोग, जैसे अब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो बहुत से लोग विदेशों में भी गए हुए थे, तो इनके लिए नागरिकता, अगर इनके माता पिता भारतीय हैं तो इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 9 में कह दिया गया कि अगर आप किसी बाहर की देश की नागरिकता ले लेते हो तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
अनुच्छेद 10 में कहा गया कि नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी या अन्यथा काम नहीं कर देते, यानी आप कोई मर्डर मतलब किसी देश के खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर देते या देश विरोधी काम नहीं कर देते, देश के विरोध में हो जो। अनुच्छेद 11 में कह दिया गया है कि देश में नागरिकता संबंधित कानून देश की संसद बनाएगी और इसके लिए देश का गृह मंत्रालय जिम्मेदार होगा। अब देखिए, जो नागरिकता अधिनियम है पहली बार 1955 में लाया गया था और 1986 में इसमें पहली बार संशोधन हुआ था। उसके बाद में 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2005 में, 2015 में और 2019 अभी प्रेजेंट पे 2019 में संविधान संशोधन हुआ है। देखिए, वो तो थी पहले की बात कि आपको पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय आपको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। अब जो है भारत की नागरिकता 5 तरीक़ों से मिलती है जन्म से, यानी 1986 में जोड़ा गया था ये कि माता पिता में से अगर एक भी भारतीय हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर ये 1992 में संशोधन किया गया था कि माता और पिता दोनों का वंश माना जाएगा। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए सानिया मिर्ज़ा इंडियन है और इसने साहिब मलिक पाकिस्तान से शादी कर रखी है। अगर सानिया मिर्ज़ा चाहे तो अपने बेटे को इंडिया की नागरिकता दिलवा सकती है। पंजीकरण के जरिए आपको पहले तो थी 6 महीने, अब पहले 5 साल थी, अब इसको 6 वर्ष कर दिया गया है। अगर आप भारत में 6 साल से रह रहे हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण के जरिए यानी आर्ट कल्चर में अगर आप काम कर रहे हो 10 साल रहना होगा आपको पंजीकरण करवाने के लिए। 10 साल से अगर रह रहे हो भारत में तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उदाहरण के लिए जो अदनान शाही में है वो एक पाकिस्तानी है और सिंगर है, उनको भारत की नागरिकता मिली हुई है। अर्जित भूमि होने पर यानी भारत अगर किसी बाहर की भूमि को अगर मिला लेता है भारत में बाहर की भूमि को, बाहरी देश की भूमि को, तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी ज़मीन हथिया ले तो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।